अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। हमारे राय में इस वक्त जो बहुत अहम टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए वो है बच्चों की तरबियत। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गफलत इसी हवाले से पाई जाती है। आमतौर पर ये तो गुफ्तगू होती है कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं, इस पर बड़ी तकरीरें भी होती हैं, बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन बच्चों के क्या हुकूक हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए, इस पर उस तरह गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह गुफ्तगू होनी चाहिए। इसी वजह से अब इधर कुछ दिनों से बाज़ लोगों ने कोशिशें की हैं, इस पर कुछ काम भी हुआ है, कुछ किताबें भी आई हैं और बाज़ लोगों ने इस पर जो है अच्छी खासी वीडियोज़ भी बनाई हैं। लेकिन उर्दू में खास तौर से इस हवाले से काम अभी कम है और खास तौर से हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा काम इस पर नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये इस वक्त का बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर हमने बच्चों को सही तरबियत दी और बच्चों को हमने अपने कौम के लिए, अपने दीन के लिए और अपने मुल्क के लिए तैयार कर दिया, तो फिर आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, जो नस्ल होगी, वो इंशाल्लाह कौम का मुस्तकबिल होगी और कौम को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलेगी। तो इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस टॉपिक को बहुत संजीदगी से और अपने बच्चों की, और खास तौर से जब बच्चों की तरबियत की बात आती है तो जिस तरह वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, उसी तरह टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करें। तो तरबियत का टॉपिक ये बहुत अहम टॉपिक है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं जनाब तारिक नफीस साहब के स्कूल में। आप एक स्कूल के जिम्मेदार हैं और मुख्तलिफ कंपनियों में मैनेजमेंट के हवाले से आपकी राय ली जाती है, आपसे मशवरे लिए जाते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज से आप जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम आपके स्कूल में हाजिर है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द माइंड। ये स्कूल FM टावर के पीछे है। तो हमने दरखास्त की तारिक भाई से कि थोड़ा सा वक्त दे, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चंद सवाल हमारे जहन में जो हमने तैयार किए हैं, हम तारिक भाई से उनके बारे में सवाल करेंगे और उम्मीद है कि हमें भरपूर जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह, जिससे हमारे लिए जो है बच्चों की तरबियत का जो मौजू है उसको समझना भी आसान होगा और फिर इंशाल्लाह उसको हम तदबीकी शक्ल में नाफिज भी करने की कोशिश करेंगे। तारिक भाई, सबसे पहला सवाल तो यही है कि तरबियत से मुराद क्या है? आमतौर पे जब तरबियत पे हम बात करते हैं तो बाज लोग ये समझते हैं कि बस बच्चों को जो है सलाम करना सिखा दो, ठीक है, बड़ों की इज्जत करना सिखा दो। तो माँ बाप भी समझते हैं कि हमने अगर बच्चों को इस तरह के कुछ मैनर्स सिखा दी तो हमने बहुत अच्छी तरबियत कर दी। तो सही मुराद क्या है तरबियत से? तरबियत से मुराद असल में ये है कि बच्चे को ये बताया जाए कि वो अपने आप से कैसे डील करे और सोसाइटी से किस तरह से डील करे। वो तो जब तक बच्चा ये नहीं जानेगा कि मुझे अपने आप से किस तरह से डील करना है, यानी अपने बारे में जाने, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है, माशरे की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को उसके बारे में बताएं कि उसकी हैसियत क्या है इस दुनिया के अंदर। और इसके बाद फिर ये बताया जाए बच्चे को कि उसे माशरे में किस तरह से डील करना है। तो माशरे में बहुत सारी चीजें होती हैं। माशरे में उसकी फैमिली है जी, उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोस के लोग हैं जिनमें हर तरह के लोग होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इसके अलावा दूर के रिश्तेदार हैं, बरादराने वतन हैं, पेड़ पौधे हैं, जमीन और आसमान है। इन सबसे किस तरह से डील किया जाए अपने आप को समझने के बाद में, जब तक हम ये सब नहीं बताएंगे तब तक तरबियत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। यानी बच्चे को हम ऐसा इंसान बना दें कि वो हर तरह की प्रॉब्लम्स को जो है खुद से डील करना और सोल्व करना उससे आ जाए जी, आपने मामला करना उससे आ जाए। जी जी, तो ये तरबियत के एक नटशेल में है। इसके अलावा देखें कि तरबियत क्या है तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, यानी जो हमारे आसपास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उनका हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किस तरह से यूज करें। इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी इसके अंदर, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा तरबियत के ताल्लुक से हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह से होना चाहिए सोसाइटी के अंदर जी आपस में। तो ये बहुत बड़ी, मतलब तरबियत कोई छोटा पहलू नहीं है, बहुत वसी मौजू है ये जी। सलाम सिखाना और इस तरह की 2-3 चीजें सिखाना, ये तो बहुत छोटा पॉइंट है जी बिल्कुल। असल तो यानी हम बच्चे का जहन अच्छा बनाए, मजबूत बनाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए सोच के एतबार से, अमल के एतबार से, ये सब चीजें तरबियत में दाखिल है। हाँ, इसमें जैसे आपने कहा कि सोच के एतबार से, तो हम क्या समझते हैं कि जो बच्चा है वो एक फिजिकल एंटाइटी है सिर्फ, जी जी, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए बच्चे के ताल्लुक से कि वो 4 चीजों का मुरक्कब है। जैसे कि उसके अंदर एक रूह है जी, उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक कल्ब दिया है जिसको हम ये कह सकते हैं कि नफ्स है उसके पास में जी, उसके पास एक दिमाग होता है
और उसका एक जिस्म होता है। जी तो इन चारों चीजों पर काम करने की जरूरत है तरबियत के ताल्लुक से। जब तक इन चारों चीजों पर अलग अलग तरह से काम नहीं होगा और उसको इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा उस काम को, तब तक हम किसी बच्चे की तरबियत, यानी तरबियत का मफहूम मुकम्मल नहीं होगा मुकम्मल उस वक्त। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब तरबियत ये कितना अहम काम है, इसको किस तरह संजीदगी से लेने की जरूरत है? क्योंकि आमतौर पे देखा ही जाता है कि हमारे समाज में इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जाता। माँ बाप समझते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, उसको कुछ पढ़ा देंगे, स्कूल भेज देंगे, पढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपना काम खुद कर लेगा। तो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है? असल में यहाँ जो हमारी बात तरबियत से शिफ्ट हुई, पेरेंटिंग की तरफ शिफ्ट हुई जी थोड़ा सा, तो ये बहुत ही एक संजीदा काम है। यानी सिर्फ इतना कह करके छोड़ देना काफी नहीं है कि एक संजीदा काम है। जी ये तो सभी को मालूम है कि तरबियत के अंदर संजीदगी होनी चाहिए, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि जैसे हम किसी पेड़ को धूप देना बंद कर दें, अगर किसी पौधे को हमने धूप देना बंद कर दिया तो वो इंतकाल फरमा जाएगा उसका, वो मर जाएगा पौधा। इसी तरह से बच्चे की अगर हमने तरबियत नहीं की तो बच्चे की रूह किसी काम की नहीं रहेगी, बच्चे का दिल किसी काम का नहीं रहेगा, बच्चे का दिमाग किसी काम का नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक फिजिकल एंटाइटी बन जाएगा और जो सोसाइटी के अनसीन फोर्सेस हैं वो उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो उन गलत निगेटिव फोर्सेस से बचाने के लिए और उसकी किस तरह से जिंदगी जीनी है, आगे आने वाली जिंदगी को जीना है, उसके ताल्लुक से ये बहुत अहम हो जाता है कि बच्चे की हर पल तरबियत की जाए, हर लम्हे उसकी तरबियत की जाए। तरबियत के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं? हालांकि आपने जो भी गुफ्तगू फरमाई उसमें कुछ पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सवाल अलग से भी किया जाए तो ताकि बात बिल्कुल क्लियर होकर सामने आए। किन किन चीजों पर हमें तवज्जो देनी है तरबियत के ताल्लुक से? मसलन जैसे सेहत है, ये एक अलग दायरा है तरबियत का, उसके अखलाक है, ये एक अलग दायरा है, दीन और ईमान है, ये एक अलग दायरा है। तो कौन कौन से पहलू और कौन कौन से दायरे आते हैं जो तरबियत के मौजू से मुताल्लिक है? सबसे पहली चीज जो तरबियत के ताल्लुक से आती है, जैसा कि आपने भी कहा, वो है ईमान। जी तरबियत के ताल्लुक से इस तरफ किसी का रुझान नहीं है आजकल देखा जाता है। पेरेंट्स जनरली ये समझते हैं कि बस पहला कलमा बच्चे को याद करा दिया, जी उसका इंग्लिश या उर्दू में हमने तर्जुमा याद करा दिया तो बच्चे की तरबियत हो गई, जनरली समझा नहीं जाता है। तो ईमान के जितने भी शोबे हैं उस सभी पर बहुत गहराई के साथ काम करने की जरूरत है बच्चे पर। जब तक उस पर काम नहीं होगा बच्चे की तरबियत शुरू ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, ईमान के साथ ही वो जुड़ी हुई है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस पर हमें बच्चे की तरबियत करने की जरूरत है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस कायनात को पैदा करने वाला कौन है, इसके बारे में बच्चे को बताया जाना चाहिए। और इसमें ये कोई महदूद चीज नहीं है कि सिर्फ एक खास मजहब के लोगों को ये बात बताई जाए, जी बल्कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ये बात बताई जाए कि आपको किसने पैदा किया है, ये जानने की बहुत सख्त जरूरत है। सही सही। क्योंकि अगर ये काम पूरा नहीं हो पाया तो बच्चा चाहे साइंटिस्ट बन जाए, वो अगर अपने खालिक को नहीं पहचान पाया, अपने पैदा करने वाले को या ईश्वर को नहीं पहचान पाया, तो फिर उसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसकी जो ह्यूमैनिटी की नॉलेज है, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए ईमान पर काम करने की जरूरत है सबसे पहली चीज। जी बच्चे का जो अखलाक है, अखलाक के ताल्लुक से सिर्फ उसको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं अपनी आंखों से सुनते हैं, ये कहा जा सकता है, चिल्ड्रन लिसन विद देयर आईज। तो पेरेंट्स जिस तरह से काम करेंगे बच्चे के सामने, बच्चा उस चीज को सीखेगा। यानी बच्चे के अगर अखलाक पर हमें काम करना है तो क्या जरूरी है बच्चे को वो चीज करके दिखाएं। तालीम के ताल्लुक से ये बात आती है, बच्चे को सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा करके ना छोड़ा जाए, बल्कि स्कूल के मैनेजमेंट के साथ में बहुत अच्छा रवैया अपनाया जाए, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ में अच्छा रवैया अपनाया जाए। इससे बच्चे की तरबियत अच्छी होगी। तालीम के ताल्लुक से बच्चों को रिश्तेदारों के ताल्लुक से तरबियत करने की जरूरत है। रिश्तेदारों के पास बच्चों को लेकर के जाया जाए, उनके साथ में इंटरेक्ट किया जाए, बच्चों को जब वहां जाए तो कुछ खिलौने वगैरह ले जाए उनके बच्चों के लिए। इस ताल्लुक से बहुत सख्त जरूरत है। स्कूल में जो स्टूडेंट्स उनके साथ में पढ़ते हैं, कभी कभी उनको घर पर बुला लिया जाए, इस ताल्लुक से बच्चों की परवरिश की जरूरत है। हमारे मोहल्ले में आसपास जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनसे बच्चों का इंटरेक्शन कराया जाए, बुजुर्गों को घर पर बुलाया जाए, उनके घर पर जाया जाए, बच्चे से उनको गिफ्ट दिलवाया जाए। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारे पहलू हैं तरबियत के जिन पर काम करने की जरूरत है। सेहत के ताल्लुक से आजकल होता क्या है, बच्चे मोबाइल लेकर के रूम्स के अंदर बैठे रहते हैं, उनकी सेहत बिल्कुल खराब हो रही है। और उनकी फिजिकल सेहत नहीं बल्कि उनकी रूहानी, जिस्मानी और उनका नफ्स भी खराब हो रहा है इसकी वजह से। सही तो इन तमाम पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि जितने भी शोबे हैं हमारी जिंदगी के, उसमें एक एक शोबे पर बहुत बारीकी के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी तरह से हो सके। खासतौर से आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा रिजर्व रहने लगे,
जैसे आपने फरमाया ना कि अपना बस मोबाइल लिया और कमरे में बंद हो गए। जी अब उनको ये मालूम ही नहीं है कि मतलब जैसे हम लोगों का जो बिल्कुल बचपन गुजरा और हमसे पहले जो बुजुर्ग एक पीढ़ी गुजरी है, जी तो उस पीढ़ी में हम देखते हैं कि वो दूर दूर तक के रिश्तेदारों से वाकिफ होते थे कि हमारे वालिद साहब के मामू कौन है और उनकी खाला कौन है और वो कौन है। जी और आजकल की जो जनरेशन है उसको अपने सगे रिश्तेदारों के बारे में भी मालूम नहीं होता, सही सही वो लोग जाते भी नहीं है। जी तो उसके हिसाब ने इशारा किया कि हमें करके दिखाना है वालिदैन को। जी तो चूंकि वालिदैन भी नहीं जाते आमतौर पे, सब आदमी अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बिजी हो गए, जी बिजी लाइफ गुजार रहे हैं, शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है। तो जाहिर बात है जब वालिदैन नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे कहाँ से जाएंगे। तो ये बहुत अहम चीज है कि हम बच्चों को इंटरेक्शन सिखाएं, अपने करके रिश्तेदारों दिखाना का चाहिए, करके दिखाना चाहिए। बार बार कहें ना, जी करके दिखाएं। करके दिखाएं, बिल्कुल लेके जाए उनको, बल्कि जैसे कि आपने इशारा किया। और इसी ताल्लुक से यानी सेहत की भी बात आई, तो ये भी बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे एक तो सेहत इस तरह खराब हो रही है, जैसे आपने कहा कमरे में बंद होकर मोबाइल चला रहे हैं, जी तो उसमें हर तरह की सेहत खराब हो रही है। लेकिन आजकल एक और भी पॉइंट है, खासतौर से खाने पीने की चीजों के हवाले से भी वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अच्छा फूड्स खिलाएं, एक्सरसाइज कराएं, मतलब बाहर के जो आउटडोर गेम्स है वो खिलाएं, वो खिलाएं। जी और बदन में क्या उनके डाला जा रहा जी है, जी हाँ, गिजा किस तरह की है, ग़िज़ा किस तरह फास्ट की फूड्स है। न खिलाएं। खासतौर से जब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल 2-3 साल के, तो वो चिप्स वगैरह इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं, और फिर चॉकलेट वगैरह तो अब मोहब्बत में वालिदैन खिलाते रहते हैं उनको। तो ज्यादा चीज अगर वो ज्यादा मिकदार में हो जाती है इस तरह की चीज, तो शायद वो भी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। अब तो ये हो गया है जी। कि पेरेंट्स को पता नहीं होता, बच्चे स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, चुपचाप खाना आ जाता है, वो चुपचाप कमरे में बैठकर खा लेते हैं, सही सही सही, पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को पता कि नहीं बच्चे चलता, क्या खा सही रहे हैं। फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेहत जब खराब होगी तो फिर जाहिर है जी। बच्चा फिर बहुत अच्छे काम नहीं कर पाएगा। तारिक भाई, एक सवाल ये भी है कि इस जमाने में सबसे ज्यादा किस चीज ने जो है तरबियत को मुतासिर किया है। यानी एक तरफ हम देखते हैं कि माँ की तरफ से जो लापरवाही हमारे सामने है, जी वो जो पहले जमाने की माएँ होती थी जो इस पर बहुत तवज्जो देती थी, तो माँ की भी एक लापरवाही हम देख रहे हैं आजकल। मोबाइल है, इंटरनेट है, दूसरा पैसे की लालच वगैरह। तो यानी कौन सी चीज है जिसने इस वक्त इस तरबियत को बहुत ज्यादा मुतासिर किया आपकी नजर में? वो कौन सा पॉइंट है जिसको आप ये कहें कि ये सबसे यानी वो पॉइंट है सबसे पहले नंबर पर जिससे तरबियत पर असर पड़ा बेइंतहा? देखिए, वैसे तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेरे मानना यह है कि छोटे फैमिली साइज ने तरबियत को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। यानी फैमिली जो छोटी होती चली जा रही है। फैमिलीज का साइज जो छोटा होता जा रहा जी है इसने, जैसे कि एक फैमिली में एक बेटा है बस। जी अब जरा गौर कीजिए कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जी। यानी ना तो उसके चचा हैं, या उसकी जो औलाद होगी ना तो उसका चचा होगा, सही, ना उसकी कोई फूफी होगी, जी तो वो इंटरेक्ट किससे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल तरबियत इंटरेक्शन का ही तो नाम है। तरबियत जो नजर आती है वो इंटरेक्शन की फॉर्म में नजर आती है। बिल्कुल। तरबियत कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक आदमी टाई लगा करके बैठा हुआ है, तरबियत नजर आ रही है। जी जी वो दूसरों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ये उसकी तरबियत उसका इजहार होता जी। है। अब ना किसी का ताऊ है, ना किसी का चचा है, ना उसकी फुप्पो है, ना खाला है, ना मामू है, तो वो किस तरह से किससे इंटरेक्ट करेगा? सही, जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो सीखेगा भी नहीं, तो फिर वो किसी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, उसकी तरबियत वो उसका इंटरेक्शन उसको पता ही नहीं होगा, उसको अपने माथे से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनसे बिहेव करना है। जी तो मैं समझता हूं कि फैमिली साइज का छोटा होना, जी न्यूक्लियर साइजेस होना फैमिली के, ये बहुत ज्यादा इसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है बच्चों की तरबियत को। हम देखते हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, जहां उनके पूरे मोहल्ला पूरा एक रिश्तेदारों का होता है, वहां पेरेंट्स की देखभाल के बिना भी तरबियत हो जाती है। लेकिन जहां फैमिली साइज छोटे होते हैं, फ्लैट्स में लोग रहते हैं, बराबर वाले फ्लैट जो में रह रहा है कोई शख्स, उसका नाम पता नहीं है लोगों को, तो ये तमाम चीजें ऐसी, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों की तरबियत मुतासिर ना हो। माँ का क्या किरदार है इस हवाले से, और आजकल के जमाने में, आजकल के माहौल में वो किस हद तक मुतासिर हुआ है? क्योंकि पहले ये देखा जाता था और किताबों में इस तरह की सब चीजें लिखी हुई है कि माँ की तवज्जो बहुत ज्यादा होती थी अपनी औलाद की तरफ तरबियत के हवाले से। खासतौर से इस तरह के बहुत से जो हमारे बुजुर्ग और उलमा और जो भी कामयाब लोग गुजरे हैं, उनकी हम जब सवालें पढ़ते हैं तो ये चीज सामने आती है। जी जी। लेकिन चूंकि आजकल की माँ को हम देखते हैं कि वो खुद इतनी बिजी हो गई है बहुत सारी चीजों में, तो बच्चे पर उसका फोकस पूरी तरह शायद नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए, वैसे तो पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। लेकिन एज वाइज जब हम देखें तो जो शुरू के 2-2.5 साल होते हैं, जी जी वहां माँ की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। ठीक, बच्चा माँ की गोद में रह करके बिना कहे ही सारी बातें सीख जाता है। बिल्कुल। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो देखने में आया है कि जो मदर्स हैं वो अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल पर इंटरनेट के यूज के साथ खराब कर रही हैं। जी एक चीज तो ये है।
दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर फैमिली साइज होने की वजह से माँ ने अपने आप को बहुत सारे उस तरह के कामों में बिजी किया है जो कि पहले बच्चों के साथ में वो अपने आप को बिजी रख सकती थी। सही। तो बच्चे की तरफ से बच्चे के साथ उसका रहना कुछ कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से या बहुत सारी दूसरी चीजों की वजह से। तीसरी चीज इसमें यह है कि जो आजकल मदर्स बन रही हैं वो किस माहौल से आई हैं निकल करके। सही, बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल। जब उन्होंने वो कुछ सीखा ही नहीं जहां से वो निकल करके आई हैं। अभी जो बच्चे 1 या 2 साल के या 2.5-3 साल के हैं उनकी मदर्स जनरली 25 प्लस की होती हैं, उसके आसपास की होती हैं। तो पिछले 25 साल में आप देखिए जो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना चला है वो उसी प्रोसेस से निकल करके आई है। बिल्कुल। तो जो कुछ उन्होंने सीखा है जाहिर है वही सिखा पाएंगी वो बच्चों को। सही। तो उन्होंने क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं सीखी हैं, बहुत सारे लोग इस बात पर मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूवन चीज है कि जब वो कुछ सीख कर ही नहीं आएंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि सिखाना क्या चाहिए। तो अपने बच्चों के साथ में उनका उस तरह से ममता वाला टच शायद नहीं आ पाता। ऑक्सीटोसिन तो उनके अंदर सीक्रेट हो रहा है जी, लेकिन वो तरबियत के ताल्लुक से वो चीजें उनके समझ में नहीं आ रही है किस तरह से की जानी चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक पैम्परिंग को ही बच्चे की तरबियत समझ लिया है, यानी बच्चे ने ये डिमांड की वो उसको दिला दिया जी, है ना। बच्चे ने डिमांड नहीं की तब भी दिला दिया क्योंकि पड़ोसी के बच्चे के पास में वो चीज है जी। तो इससे तरबियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बच्चे की। तालिब भाई, हम देखते हैं कि मतलब बच्चे की तरबियत की जब बात आती है तो एक तरफ माँ भी तरबियत करती है, बाप भी तरबियत करता है जी, उस्ताद भी तरबियत करता है और फिर माहौल भी जो है बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। जी जी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो इसमें सबसे अहम रोल किसका है बच्चे की तरबियत के हवाले से? यानी इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए अगर बच्चे की तरबियत में कमी रह जाती है तो हम सबसे ज्यादा दोष किसको देंगे? इसमें माँ का रोल सबसे अहम होता है मेरी नजर में। जी, अच्छा। क्योंकि माँ बच्चे की फाउंडेशन रखती है जी। बच्चे को बाप से किस तरह से डील करना है जी, ये बच्चा माँ की गोद में सीखता है। सही, बिल्कुल बड़ी बात है जी। बच्चे को दादा से किस तरह से डीलिंग रखनी है जी, ये माँ सिखाती है उसको। यानी जैसे बच्चे के दादा से उसकी माँ का सलूक होगा जी, बच्चा वही सीखेगा। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है एक मरतबा मेरे परदादा ने मुझसे कहा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने परदादा के साथ खेला हूं मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे पैर दबा दीजिए आप जरा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैंने परदादा से कहा अब्बा जी मैं अभी आता हूं जी, और मैं चलने लगा उनकी तरफ। जी, तो अम्मी ने कहा कि फौरन जाइए आप। जी। खैर मैं जा रहा था, मैंने उनके पैर दबाए। उसके बाद में अम्मी ने मुझे बाद में डांटा कि आपने ये क्यों कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, जी, आपको फौरन जाना ही चाहिए था, यानी इतनी देर भी आपको नहीं लगानी चाहिए थी कि ये कहें कि मैं जा रहा हूं। सही, सही। तो वो चीज मेरे जहन में आज तक है। तो मेरा बड़ों के साथ में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है उस जरा से वाकई की वजह से। बहुत सही। जी। तो बच्चों को फाउंडेशन जब अच्छी होगी, फाउंडेशन माँ रखती है तो इंटरेक्शन उसी तरह का होगा। इंटरेक्शन मतलब हम तरबियत करना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो माँ का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत में। जी, बिल्कुल सही फरमाया। और इसी वजह से यानी जो आपने बात फरमाई कि माँ का रोल सबसे अहम होता है, उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इस्लाम में जो जिम्मेदारियां तकसीम की गई है ना बाप की और माँ की, जी जी, तो आमतौर पर यही है कि भाई बाप को बाहर की जिम्मेदारियां दी गई जी हाँ, और घर के अंदर की जो असल जिम्मेदारी दी गई वो माँ को दी गई है। जी हाँ, तो उस समय ये बात सामने आती है कि ज्यादा रोल जो है वो माँ का होता है। जी जी। जी, बिल्कुल। आजकल के दौर में तरबियत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यानी कौन सी चीज चैलेंज बनी हुई है, तरबियत को नुकसान पहुंचा रही है और जिसकी वजह से तरबियत नहीं हो पा रही है? मोहतरम, मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स के जहन में जो करियरिज्म का भूत सवार है उसने तरबियत को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। बाप खुद अपने करियर को लेकर परेशान है कि मुझे अपना करियर बनाना है। अपने करियर को लेकर के परेशान है जी, बाप अपने करियर को लेकर के परेशान है और वो दोनों मिलकर के अपने बच्चे के करियर को लेकर के परेशान है। जी, सबसे ज्यादा करियरिज्म जो है ये मौजूदा दौर का नया बुत है ये करियरिज्म। यानी ये एक ऐसा खुदा बना लिया है लोगों ने कि इसके बिना उनकी जरूरियात पूरी ही नहीं हो सकती, वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सही। तो माँ चाहती है कि मेरा करियर बन जाए, उसको बच्चे की तरबियत में अपना करियर नजर नहीं आ रहा। जी, जी, है ना, वो उसको काम ही नहीं समझ रही, वो उसको काम ही नहीं समझ रही जबकि कितना इंपॉर्टेंट काम। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बाप को एक फिक्स पोजीशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे रखी है कायदे की, उसको तरक्की करनी चाहिए लेकिन उसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं है। जी, वो उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार है। सही, सही। वो उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, अपने पड़ोसियों से कोई नाता रखना नहीं चाह रहा, सिर्फ करियरिज्म के ताल्लुक से। सही, सही। तो ये एक ऐसी चीज है जिसने सबसे ज्यादा इस वक्त यानी पूरी इंसानियत को मुतासिर। बिल्कुल, अल्लाह ताला या इस्लाम जो है माँ बाप से ये नहीं करे कि तुम अपना करियर मत बनाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अपने करियर के चक्कर में बच्चे को बिल्कुल मतलब ऐसा कर दो तो उसकी तरबियत नहीं हो पा रही। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे।
जी और इसी का आजकल फिर नतीजा ये भी है, जैसा आपने इशारा किया, कि फिर अपने करियर के चक्कर में ना उनको पड़ोसियों की फिक्र है, ना रिश्तेदारों की फिक्र है, अपने हत्ता बच्चे कि की माँ की फिक्र फिक्र नहीं, नहीं है। अपने बच्चे को वो छोड़ जी करके जाते हैं आया के पास में, जी जी तो आया क्या सिखाए, आया माँ का रोल अदा कर रही है। बिल्कुल अब अगर आया को कुछ नहीं आता तो बच्चा भी कुछ नहीं सीख सही पाएगा, बात, सही बात है। तरबियत नहीं हो हाँ, हमारी तो बच्चे एक तरफ बच्चों को भी छोड़ देते हैं पेरेंट्स, जी और दूसरी तरफ अपने माँ बाप को छोड़ के जो है ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से मतलब वो उनका करियर तो बन जाता है, जी लेकिन उनके माँ बाप कभी कभी अकेले रह जाते हैं। जी। आजकल एक बहुत बड़ा मसला इसी इसकी वजह से पैदा हुआ है। जनरेशन गैप भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। जी, जनरेशन के भी बहुत सही है। जी, जनरेशन गैप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं इसकी वजह से। जी जी यानी पिछले भी आप 40 साल पहले देखें, जनरेशन गैप इतना जबरदस्त नहीं होता था जितना आप तेजी के साथ में बढ़ रहा है, उसमें एक एक्सेलरेशन हो गया है। सही है, बहुत अच्छा। तारे भाई, एक सवाल ये है कि तरबियत पर तवज्जो देने का सही वक्त क्या है, यानी बच्चा कितनी उम्र का हो जब उसकी जो है हमें तरबियत शुरू कर देनी चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा खासतौर से, जैसे कभी कभी आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किसी बच्चे को अगर हम किसी गलत काम में देखते हैं और उसको आप टोक दे, तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे अभी बच्चा है, जी जी बाद में सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो सही एज क्या है जब बच्चे की तरबियत शुरू कर देनी चाहिए? एक तो इस्लामिक नुक्ता नजर क्या है इस हवाले से, कि इस्लाम कब से तरबियत पर तवज्जो देना शुरू करता है, जी। और दूसरा मतलब आजकल का जो जदीद इल्म है उसकी रोशनी में बच्चे की सही उम्र क्या है जब हम उसकी तरबियत पर तवज्जो देना शुरू कर दें? बच्चे की पैदाइश से पहले ही बच्चे की तरबियत पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, जी साइंटिफिक प्रूफ्स हैं इसके। जी अगर वालिदैन अपने आप को बहुत अच्छा रखें, जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एहसास करा दे जी कि हम आपको औलाद देने वाले हैं, सही तो उस वक्त से ही समझ लो बच्चे की तरबियत शुरू हो जानी चाहिए। वो पाक साफ रहें, जी अच्छे ख्यालात उनके जहन में आने चाहिए, सही सदका और खैरात करें इस ताल्लुक से। वो असल में होता क्या, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जी और जो चीज़ें हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा है और हम हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, बीच में क्या चीज़ असर कर रही है ये हम सिर्फ मटेरियल समझते हैं इसको। सही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नुसरत नाजिल होती है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। सही तो जब हम ये सारे काम करेंगे, जब बच्चे हमें एहसास हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को औलाद देने वाले हैं, जी और उसी वक्त से नेक ख्यालात अपने जहन में रखेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो तमाम चीजें बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगी। सही फरमाया। बल्कि तारिक भाई, बाज़ इस्लामी चीज़ों को देखकर जो है ऐसा महसूस होता है कि बच्चे की तरबियत पर तो तवज्जो मतलब निगाह से पैर से देना शुरू कर दिया आदमी, तो कई बार तो कही जाती है आपने कि कुछ पहले भी एक बात बताई माशाल्लाह। जी जी जी, तो वही कहा जाता है कि भाई शादी जब आप करने का इरादा करें तो उस लड़की का इंतखाब करें जो दीनदार हो। बिल्कुल। जाहिर बात है, दीनदार लड़की के इंतखाब की जहाँ एक वजह यह है कि हमारी जिंदगी उसमें खुशी रहे और सुकून रहे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब दीनदार लड़की होगी, बीवी होगी, तो बच्चे की तरबियत भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। बेशक बेशक। बल्कि दुआ भी सिखाई गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। इसका मतलब ये कि अल्लाह ऐसी औलाद दे, ऐसी बीवी दे जो आंखों की ठंडक बने। निकाह के दौरान जो आयत पढ़ी जाती है हाँ, वो तमाम उसकी बिल्कुल तरफ इशारा करती हैं। हाँ जी, तो मतलब ये जो आजकल है कि भाई बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको आप टोक देंगे भाई बाद में सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब भी हम देखें तो उसको उसका जो भी बेहतर तरीका हो सकता है उसको सही रास्ते में हम लाने की कोशिश करें। मतलब बिल्कुल पैदाइश से पहले हम तरबियत उसकी पैदाइश से पहले शुरू हो रहा है, और जी। फिर एज वाइज फिर इसके अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे की तरबियत। तरबियत का अंदाज बदलता रहेगा जी। बेसिकली, वरना तरबियत तो करनी इस है। मौके पर क्या तरबियत की जानी है ये फिर अंदाज जी, बदलता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई 2 साल का बच्चा होगा तो उसकी तरबियत का अंदाज बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल। बच्चा जब 7-8 साल का हो जाएगा तो उसकी बिल्कुल तरबियत अलग का तरीका अंदाज हो अलग जाएगा। होगा। लेकिन ये एक लाइफ टाइम का प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी तरबियत की जरूरत नहीं है। सही सही, बिल्कुल सभी को सही। तरबियत की जरूरत एक बहुत अहम सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ, जी। क्योंकि ये हम सबका मसला है और हम सब इसको फेस करते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जिद्दी होते हैं, और अब वो जो फरमाइश कर रहे हैं उसको हम पूरा करें तो मसला है, पूरा ना करें तो मसला है। जी। तो ऐसे अगर कोई बच्चे जिद्दी है, पहली बात तो ये कि बच्चे जिद्दी बनते क्यों है, उसकी क्या वजह होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिद्दी है तो उसके साथ ट्रीट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं इसका आपके बाद वाले सवाल का पहले जवाब दूं। जी जी बिल्कुल। बच्चे जिद्दी होते क्यों हैं, जी और अगर यही हमें मालूम चल गया तो फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। सही बच्चों के जिद्दी होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जी लेकिन उसमें जो मेन रीजन है वो ये है कि पेरेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। यानी माँ कुछ और कह रही है, जी उसी वक्त बाप कुछ और कह रहा है, एक ही टॉपिक पर बच्चे की तरबियत के ताल्लुक से। बच्चा सामने बैठा हुआ है, वालिदा कह रही है कि इसको ये चीज दिलानी चाहिए और फादर कह रहे हैं उसको ये चीज नहीं दिलानी चाहिए। बच्चे की साइकोलॉजी बड़ों से ज्यादा तेज होती है,
बच्चा समझ लेता है इसमें कमजोर कौन है। सही। और हम ये देखने में ये आता है कि बच्चा फिर उसी से जिद करता है जिसकी साइकोलॉजी को वो कमजोर समझता है। सही। अगर माँ सख्त है तो बच्चा माँ से जिद नहीं करेगा, बाप से जिद करेगा। बाप सख्त है अगर तो बच्चा फिर माँ से जिद करेगा। तो इसलिए बच्चे के, अब इसका सोल्यूशन क्या है जी, कि वो सिचुएशन अराइज होनी ही नहीं चाहिए, यानी बच्चे के सामने कभी भी कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा ना होने दें। सही। अगर इख्तलाफ राय है तो उसको अकेले में बैठ करके सही करें दोनों जी। पेरेंट्स, बच्चे के सामने सही ना करें, अच्छा, वरना बच्चा समझ जाएंगे वो जिद्दी बन जाएगा। जी, तो ये रीजन है उसके लिए। ये बिल्कुल बहुत सही बात आपने फरमाई। एक तो इसमें मतलब बच्चे के जो माँ बाप है उन दोनों का आपस का जो ताल्लुक है वो भी जी। मैटर करता है, लेकिन जैसे अगर फैमिली थोड़ी बड़ी है तो उसमें बच्चे की अगर फूफो हैं और इस तरह के और भी चाचा हैं, तो अब जैसे खुद हम कभी ये चीज देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने डांट दिया किसी वजह से, अब बच्ची रोने लगी तो फौरन उसकी फूफो आ जाएंगी या चाचा आ जाएंगे और वो उसको, या दादा दादी आ जाएंगे, जी। और वो फिर जो है उसको चुभाने लगते हैं। तो बच्चे को शायद ये लगता है कि ये मेरे पापा जो है ये मेरे लिए थोड़े ज्यादा सख्त हैं। हाँ। तो ये चीज है। हाँ, तो पेरेंट्स के बाद फिर इस दायरे को फैलाएं वो, जी, जैसे जी। आपने कहा सही। कि फूफी हैं, खाला हैं, तो अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अब दो पेरेंट्स एक सी बात कर रहे हैं लेकिन फूफी अलग बात कर रही है, सही। तो फिर वो जिद्दी हो जाएगा। जी। तो जिद्दी होने की शुरुआत यहां से होती है सही। बच्चे की। दूसरी चीज ये है कि आजकल देखने में आया है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है जैसे, जी। तो इंसान की फितरत है उसको मोहब्बत चाहिए। अब पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा है, अब उसके जो पेरेंट्स हैं जाहिर है बच्चे के दादा दादी वहां पर नहीं है, जी। है ना। अब ये पेरेंट्स भी किससे प्यार करें, उनके पास सिर्फ अपनी औलाद है प्यार करने के लिए, तो प्यार में इतना बह जाते हैं कि उसकी जायज नाजायज तमाम चीजों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। फिर बच्चा 2-2.5 साल से जब ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो अपने आप डिमांड करना शुरू कर देता है, तो डिमांडिंग कंडीशन में बच्चा आ जाता है। जी। तो जब आप बेजा उसकी जरूरतों को पूरा, यानी हमेशा यस वाली कंडीशन जब आप रखेंगे जी, तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि अगर जिद्दी ना बनाने के लिए पहले तो जरूरी यह है कि इस कंडीशन को अराइज ही ना होने दें, सही है ना। जी। लेकिन अब बच्चा जिद्दी हो गया तो अब क्या किया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑफ किया और स्विच लाइट बंद हो गई, ऐसा नहीं है। ये जिस प्रोसेस से ये गुजर करके आया है उसी प्रोसेस को आपको बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा। वाह, सही। इसमें क्या होगा, जैसे एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, 4 साल का बच्चा था, रात को 2 बजे तक मोबाइल देखता है, आप बताइए क्या करूं मैं। तो मैंने कहा ये काम तो आपने किया, मैं कैसे इसको ठीक करूं। मोबाइल आपने खरीद करके दिया है। बोले नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना तो मैं बहुत परेशान हूं इसकी वजह से। मैंने कहा ये रात को 2 बजे तक मोबाइल देखता है, तो आप इनसे मोबाइल दीजिए इनको। आप अगर आप इनको फौरन मना करेंगे तो ये जिद्दी से एग्रेशन की तरफ चले जाएंगे, फिर ये आप पर गुस्सा करेंगे। 1:59 पर आप इनसे मोबाइल ले लीजिए जी। अगले दिन 1:58 पर ले लीजिए, फिर टाइम धीरे धीरे कम कीजिए आप। तो मैंने कहा फिर आप मुझे 1 महीने के बाद आकर बताइए। 1 महीने के बाद आए, उन्होंने कहा कि आप रात को 10 बजे सो जाता है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जिस प्रोसेस से आपने उसको फॉरवर्डिंग गियर डाला है उसी प्रोसेस से आप बैकवर्ड गियर डालें, एकदम से ना रोकें उस चीज को, वरना बच्चा और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। अभी तारिक भाई आपने मोबाइल के हवाले से बात की जी, तो इसमें थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि मोबाइल और इंटरनेट के हवाले से यानी बच्चे के ताल्लुक से सही मौक़िफ़ क्या है। यानी एक तरफ बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जी, और दूसरी तरफ फिर वो लोग हैं जैसे आपने इशारा किया कि फिर बच्चों को देते हैं तो फिर देते चले जाते हैं, बच्चा उसका मतलब बहुत ज्यादा आदी बन जाता है। जी, जी। इसमें सही मतलब बैलेंस क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। ये बड़ा टिपिकल सवाल है वैसे, इसका आंसर बहुत मुश्किल है। इसमें पेरेंट्स को खुद ये देखना होगा कि बच्चा किस एज ग्रुप के अंदर है, बिल्कुल, और बच्चे की मोबाइल और इंटरनेट की नीड किस हद तक है। सही। मसलन एक बच्चा 2.5-3 साल का है, आप उसको मोबाइल मत दीजिए, मेरा मानना यह है। मोबाइल आप ही देंगे और बच्चा फिर शुरू हो जाएगा। बच्चा मान लीजिए अब स्कूल से वर्क आता है, कोशिश करें पेरेंट्स के खुद ही उसको देखें जी, काम को देखें, फिर बच्चे को काम कराएं। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि बच्चे के इंटरनेट और मोबाइल यूज को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, पेरेंट्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है बच्चे को कितना टाइम दिया जाए उस पर। अगर आप किसी साइंटिफिक प्रोग्रेस को बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चा आने वाले टाइम में फिर जमाने के साथ नहीं चल पाएगा, प्रोग्रेस के साथ में, तो देना भी जरूरी है। मोबाइल असकुत खराब नहीं है, इंटरनेट असकुत खराब नहीं है, उस पर आने वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो खराब है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में दी जानी चाहिए कि बच्चे को क्या क्या प्रोग्राम दिखाए जाने चाहिए। आप खुद उसके बच्चे के साथ रहें, और स्क्रीन टाइम कोशिश ये की जाए कि बच्चा 10-12 साल की उम्र तक आधा घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 मिनट से ज्यादा है, 30 में 35 मिनट होना है बहुत बड़ी बात है। सारे प्रोग्राम आप बताएं, कोशिश करें डायरेक्ट इंटरनेट से ना देखें, डाउनलोड करके आप उसको दिखाएं।
जी और जैसे ही आपको मालूम चले कि ये चीज की तरबियत इसके जरिए से पूरी हो गई है, जो वीडियो आपको उसको दिखानी है, आप उसको डिलीट कर दें। तो डायरेक्ट इंटरनेट से कभी नहीं दिखाना चाहिए। 30 मिनट्स का टाइम रहे, आप अपने खुद सामने बिठाएं उसको, बच्चे को, और कोशिश ये करें कि मोबाइल ना हो, बड़ी बड़ी स्क्रीन हो जो कि कम से कम 8-10 फीट की दूरी पर हो। डाउनलोड करके आप उसमें दिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरीका होगा। वरना फिर आप 5-10 मिनट के लिए बैठेंगे तो कुछ ना कुछ पॉपअप होगा, बच्चा उस प्रोग्राम को देखना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर बच्चा आदी हो चुका है जी, तो हालांकि आपने इशारा किया कि उसको फिर खत्म कराने का और छुड़वाने का तरीका वही है जी जी कि उसको आप जो है टाइम उसका कम करते चले जी। और फिर उसको जो है लिमिटेड टाइम पर लेकर आए, ये मेरे जी। ख्याल में तरीका होगा, और जी। कोई तरीका ऐसा है नहीं। असल में ये अफीम की तरह होता है। जी मोबाइल का और इंटरनेट का यूज बिल्कुल एडिक्शन है, बहुत बुरा। अगर आप बच्चे से फौरन लेंगे तो बच्चा, आप देखिएगा कभी कोई आपके सामने कैसा है, जी बच्चा बिल्कुल उस तरह से बिहेव करता है जैसे शराबी के हाथ में से आप शराब ले लें। जी तो एकदम लेना इसका कभी भी, एकदम वापस छीनना इसको, जी इसके बुरे नताइज पैदा करेगा और ज्यादा। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे इस चीज को, जैसे आप डोज कम करते रहते हैं मेडिसिन की, जी और फिर वो सही कंडीशन पर आता है, बिल्कुल वही तरीका है इसका। बिल्कुल। तरबियत के ताल्लुक से वालिदैन की या टीचर्स की आम गलतियां क्या होती हैं? जैसे बहुत से वालिदैन या टीचर्स जो है बच्चों की हिम्मत तोड़ देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह का जुमला कहना, या उनको कभी ताना दे दिया। इस तरह की कुछ ऐसी गलतियां जो आमतौर पर आज हम देखते हैं वो होती हैं वालिदैन से या टीचर से, उनकी तरफ अगर थोड़ी सी निशानदेही फरमा दें। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स की तरफ से होती है बच्चों के ताल्लुक से, ये थी कि वो बच्चे को कंपेयर बहुत करते हैं अपने बच्चे को। चाहे बच्चे के सामने कंपेयर ना करें, लेकिन अपने जहन में कंपेयर करते हैं, सही। और वो किसी ना किसी तरीके से वो बच्चे के सामने बात आ जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अहम पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। तो कंपैरिजन जो बच्चे का है वो बहुत गलत राह पर ले जाता है बच्चे को। जी दूसरी चीज जो है, जो कि टीचर्स की तरफ से होती है, जी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, टीचर्स को बेसिकली ये पता ही नहीं होता कि वो टीचर है। अगर टीचर को ये मालूम है कि उसका काम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो माँ का रोल भी अदा करती हैं और टीचर का रोल भी अदा करती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उन पर। उन्हें बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं होता। वो काउंट करते हैं बच्चे की तरक्की को सिर्फ एकेडमिक लेवल पर जाकर के, यानी इसके कितने नंबर आए, ये है सही। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का तरीका है, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए उसको, किस बच्चे के अंदर क्या इंटेलिजेंस का कौन सा लेवल है ना। एक बच्चा हो सकता है कि वो लिखने और पढ़ने के साथ में चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता है। एक बच्चा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, वो अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ में ज्यादा अच्छी तरह से लर्न करता है। एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ अपने हाथ को ऐसे इस तरह से कर रहा है बेंच पर, जी उससे वो 5 मिनट में वो सारी बातें सीख सकता है जो दूसरा बच्चा 35 मिनट में सीख रहा है, लेकिन टीचर उसको डांट करके रोक देते हैं। तो टीचर को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वो टीचर है। जी जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा, बच्चों को ठीक से वो नहीं सिखा पाएंगे, और बच्चा जो कि बहुत आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी हस्ती बन सकता था, उसकी तरक्की रुक जाती है उसी वक्त। तो टीचर की तरफ से ये गलती होती है कि उन्हें लर्नर्स के बारे में, लर्निंग कैपेबिलिटीज के बारे में बच्चे को अंदाजा नहीं होता। जी बिल्कुल, दोनों पॉइंट्स आपने बहुत ही अहम जो पॉइंट्स है उनकी तरफ इशारा किया है, तो इस पर हमें तवज्जो भी देनी चाहिए और ध्यान खास देने की तौर जरूरत से है। जी जी। अच्छा, एक चीज में शायद ये भी होती है जो खासतौर से वालिदैन की तरफ से होती है कि वो अपने बच्चों में आपस में जो है उनके साथ बर्ताव करने में जो है दोहरा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए एक बच्चा है, उसमें मान लीजिए उनको लगता है कि क्वालिटीज ज्यादा है, तो उससे ज्यादा प्यार करना, उसको ज्यादा उस पर तवज्जो देना। दूसरे बच्चे में अगर उस तरह की चीजें नहीं, उनके एतबार से जो उनका अपना माइंड सेट होता है, तो उस पर फिर उस तरह की तवज्जो नहीं हो पाती है। खासतौर से मान लीजिए अगर बच्चा हम देखते हैं बड़ा हो जाता है काफी, तो एक बच्चा नंबर अच्छे लेकर आ रहा है और एक बच्चा नंबर कम लेकर आ रहा है, तो वही समझते हैं कि जो नंबर ज्यादा ला रहा है उसने मतलब हमारा नाम रोशन कर दिया, और जो बच्चा स्कूल में पीछे रह रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, तो उसमें फिर उनकी तवज्जो भी खत्म हो जाती है। नहीं तो वो कंपेरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से, लेकिन दूसरा जब उनको ये लगता है कि एक बच्चा ज्यादा हमारे लिए अच्छा है और दूसरा बच्चा कम अच्छा है, तो फिर वो उसी एतबार से बच्चों में दोहरा रवैया अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। इसको मतलब आप कैसे देखते हैं, क्या चीज है ये? मेरा सवाल तो शायद सवाल तो आपका मेरे समझ में आ गया, लेकिन मैं इस सवाल से एग्री नहीं करता। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स चाहे किसी भी तरह के हों जी उनकी तवज्जो उस बच्चे पर ज्यादा होती है जो बच्चा ज्यादा कमजोर होता है। अच्छा। तो ऐसे मामले में होता यह है कि जो बच्चा ज्यादा तरक्की याफ्ता होता है, जी पेरेंट्स की तवज्जो उस तरफ कम हो जाती है। वो समझते हैं कि ये तो अपने आप ही एक्सेलरेट करेगा। और जो बच्चा पेरेंट्स की कमी की वजह से, पेरेंट्स समझते हैं कि ये कम तरक्की याफ्ता है, जी यानी
पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि इसकी तरक्की के जो पैमाने हैं वो डिफरेंट हैं। जी वो उसके जो बड़े वाला जो बच्चा है, यानी जो ज्यादा तरक्की कर रहा है, उसी के पैमाने को उस पर थोपना चाहते हैं। जी तो इससे बेसिकली होता क्या है कि पेरेंट्स अब दोनों में से किसी पर भी ठीक से तवज्जो नहीं दे पाते। मेरा मानना यह है, कम ज्यादा का मसला नहीं है, ठीक से यानी तवज्जो देते हैं, लेकिन तवज्जो का जो मरकज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उनका। इसकी कैपेबिलिटीज को उभारना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज को ठीक से उभार नहीं पाते क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो अल्टीमेटली जो नतीजा निकल करके आता है वो कंपेयर करना ही है। यानी बच्चे को एक तो बच्चे को बच्चे से ही कंपेयर किया जाए। जी इसको ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये ऐसा नहीं है, नहीं। यानी बच्चे को उसी की पर्सनैलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें जैसे जो सवाल मैंने आपकी खिदमत में रखा है उसमें एक पॉइंट और भी है, अगरचे वो बहुत कम होता जा रहा है लेकिन अभी भी चीज ये बाकी है। मिसाल के तौर पर लड़कों और लड़कियों में दोहरा मयार, ये चीज कहीं ना कहीं बाकी है। ये आपने सवाल ठीक किया। इसमें कल्चरल रीजंस हैं इसके। जी जी आप रूरल एरियाज के अंदर जाइए, और इससे कोई मतलब नहीं है कि किस रिलीजन से वो फैमिली बिलोंग करती है। वहां हमारे हिंदुस्तानी समाज में ये है कि वहां लड़कियों को उस तरह से काबिल नहीं माना जाता जिस तरह से लड़कों को समझते हैं। वो लड़कों को असेट समझते हैं कि लड़की दूसरी जगह चली जाएगी तो ये तो मेरा मतलब की नहीं है। सही। तो ये डिस्पैरिटी अलबत्ता है, जी। और ये कुछ ऐसी नहीं कि रूरल एरियाज के अंदर भी, बल्कि अर्बन एरियाज में, शहरों के अंदर भी ये चीज अभी प्रिवेल करती है, सभी रिलीजन्स में प्रिवेल करती है। जी तो ये चीज है तो नुकसान, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। भाई लड़कियां भी जन्नत की तरफ ले जाएंगी, लड़के भी जन्नत की तरफ ले जाएंगे। तो तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम गुजारिश करेंगे अपने नाज़रीन और सामईन से भी कि बहुत ही कीमती बातें हमारे सामने आई है। तारिक भाई ने जो जवाब रखे हमारे सामने, उससे अंदाजा हुआ होगा कि माशाल्लाह इस मौजू पर बहुत ही अच्छा इनका मुताला है, अच्छी स्टडी है और बहुत ही गहरी और बारीक बातें हमारे सामने आई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसको सुनिए और इसको फिर अपने बच्चों पर भी अप्लाई कीजिए। और अगर आप टीचर हैं, उस्ताद हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में, तो अपने स्टूडेंट्स पर इन चीजों को मुंतबिक करके जो है अच्छे बच्चे बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आज हम इन बच्चों को अच्छा इंसान बना देंगे तो फिर यही बच्चे आगे हमारी कौम का, हमारी उम्मत का मुस्तकबिल होंगे। और इसको सवाब समझकर और अल्लाह की खुशी का जरिया समझकर इस काम को करना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि वो तरबियत को सवाब का जरिया समझे, और टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत को सवाब का जरिया समझे। ये कोई ऐसी वैसी जिम्मेदारी नहीं है जिस काम को कोई पैसा मिल रहा हो या जिसको मतलब हम ये समझे कि हमारा ये कोई प्रोफेशन है, बल्कि ये लिवजिल्ला करना चाहिए। यानी ये गोया कि हमारी अंदरूनी एक जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है, एक इंसानी जिम्मेदारी भी है। तो आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। दुआओं की गुजारिश है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।